आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे इंजन इश्यूज के ऊपर काम किया है। कार को लिफ्ट पर उठा के ऑयल ड्रेन किया, 7.5 लीटर इंजन ऑयल निकला है। इस इंजन में सिर्फ 5.5 लीटर ही आता है, तो 2 लीटर डीजल मिक्स हुआ था। आरपीएम जो फ्लक्चुएट हो रहे थे उसका भी रियल कॉज मिल गया था मेरे को, ईजीआर वेल्व, उसको भी रिमूव करके क्लीन करके दोबारा लगा दिया है। दूसरा हेडलाइट स्विच लगा के देखा है, कूलेंट की कैप दूसरी लगाई है, हेडलाइट के लेंस रिमूव कर दिए हैं। इस कार की असली कंडीशन में आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। टायर रिमूव करने के लिए भी हमको 3 दिन लग गए थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। इस BMW का जो रियर लेफ्ट व्हील है वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। उसकी वजह से हम कार को लिफ्ट पे नहीं उठा पा रहे हैं। एयर अप करते हैं और कार को लिफ्ट करते हैं। कार को लिफ्ट पे उठाने के बाद इसकी एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी कि ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, इंजन, इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो भाई आगे से शुरुआत करते हैं। जो आप सामने देख रहे हो इसको कंडेंसर बोलते हैं और आपकी एसी सिस्टम का पार्ट होता है। किसी ने या तो ज्यादा प्रेशर वॉशर से इसको साफ कर दिया है, उसकी वजह से जितनी भी फिन्स वो मुड़ गई है। अब एयर फ्लो भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और ये इफेक्टिव नहीं होता। फिर नीचे जो आप ये देख रहे हो, ये आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि लटका हुआ है। उस टाइम देखने से ऐसा लग रहा था नीचे शील्ड भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था गाड़ी नीचे से लगी हुई है, बट भाई ऐसा है नहीं। इस इंटरकूलर के ऊपर जो फिन्स होती हैं भाई बिल्कुल ही खराब हो चुकी हैं। नीचे की जितनी भी अंडर बॉडी हो भाई टोटली कवर्ड है इंजन ऑयल के अंदर। और ये जो सस्पेंशन के ऊपर आप देख रहे हो, ये एक सेंसर होता है जिसको राइड हाइट सेंसर बोलते हैं, बट भाई इसको ना सीधा बांधा हुआ है। तो भाई वैसे इस कार के अंदर कोई मोड है नहीं जो राइड हाइट के लिए डिटरमाइन करता है। ना ही कार ऊपर और नीचे हो सकती क्योंकि इसके अंदर एयर सस्पेंशन नहीं है। ये सेंसर जहां तक मेरे को लग रहा है जो कार की हेडलाइट्स होती है उसके अंदर एक लेवल सेंसर होता है जो कि सस्पेंशन के ऊपर ही लगा होता है। तो जब आप गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हो, प्रोजेक्टर ऊपर और नीचे होता है, तो वो हाइट डिटरमाइन करता है कि कितने के ऊपर उसको फोकस करना है, कितनी हाइट पर फोकस करना है। राइड हाइट के लिए ही ये वाला सेंसर यूज होता है। इसको भाई अच्छे से सिक्योर होना चाहिए या फिर कंट्रोल आर्म पर लगा होना चाहिए, ऐसे तार से नहीं बंधा होता है। कार के फ्रंट सस्पेंशन के अंदर जितनी भी बुशिंग है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और वो भाई कोई काम की है नहीं। तो नीचे हमको लोअर कंट्रोल आर्म दोनों चेंज करने पड़ेंगे, स्टीयरिंग टाई एंड चेंज करना पड़ेगा, दोनों शॉकर चेंज करने पड़ेंगे। तो भाई आगे का सारा सस्पेंशन चेंज करना पड़ेगा। इस कार के अंदर EPS स्टीयरिंग है जिसको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग बोलते हैं। ये भी भाई बिल्कुल कवर्ड है इंजन ऑयल में। तो ये दोनों साइड के जो हमारा व्हील है उनको कनेक्ट करता है। स्टीयरिंग रैक के ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत ही मैसिव ऑयल लीक है। ये टर्बो है भाई इसका, और ये वाली सील लीक लग रही है मेरे को तो जो ऊपर है। N47 में, N57 में जो क्रैंक पुली है वो भाई टूटती है। तो इसकी भी कभी ना कभी टूटी होगी। इसकी क्रैंक पुली और बेल्ट नहीं लग रही है। तो जहां पर भी आप देख रहे हो ना नीचे इंजन बे के अंदर, आपको वहीं पर ही इंजन ऑयल दिख रहा है। 2-3 ऑयल लीक हो सकती है भाई इस कार के अंदर, एक ही ऑयल लीक नहीं होगी। है टर्बो के ऊपर भी ऑयल आया हुआ है भाई, और यहाँ पे तो ये सील लीक कर ही रही है। तो इन दोनों चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। हो सकता है वेल्व कवर भी लीक कर रहा हो, वो भी हमको देखना पड़ेगा। पहले मेरे को लगा ड्रेन बोल्ट के ऊपर भाई ऑयल इतना डिपॉजिट हो रहा है कि वो दिख नहीं रहा है अच्छे से। ध्यान से देखने पे पता ये चला कि भाई ये जो बोल्ट है उसको सिलिकॉन से रोका हुआ है। सिलिकॉन एक भाई लिक्विड होता है जो कि हार्ड होने के बाद फ्लेक्सिबल होता है, जिससे ज्यादातर आपके विंडशील्ड या फिर आपने घर के ग्लास चिपकते देखे होंगे। उसी मटेरियल से इस नट को भी लगाया हुआ। वो क्यों लगाया हुआ है वो तो भाई इस नट को रिमूव करने के बाद ही पता चलेगा। बहुत ही ज्यादा डीप क्लीनिंग की जरूरत है भाई अंडर बॉडी को, क्योंकि टोटली कवर्ड है इंजन ऑयल में। ये ब्लैक पार्ट जो आप देख रहे हो ये है इस कार का ट्रांसमिशन, जिसको ZF 6 स्पीड भी बोलते हैं। इस एग्जैक्ट ट्रांसमिशन पे 330i में मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम इसकी सर्विस करते हैं। ट्रांसमिशन सर्विस करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये जो महंगे गियर बॉक्स हैं वो खराब हो जाते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि भाई लाइफ टाइम के लिए ऑयल होता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो BMW खुद नहीं बनाता इन गियर बॉक्स को, ZF कंपनी से लेता है और अपनी कार में लगाता है। ZF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी लिखा हुआ है कि आपको ट्रांसमिशन को सर्विस करना चाहिए 80 to 90,000 किलोमीटर या फिर 5 साल के अंदर। तो भाई डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पर वो वीडियो लिंक कर देता हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अगर आपके पास भी कोई ZF 6 स्पीड ट्रांसमिशन है या 3 सीरीज 5 सीरीज, काफी सारी गाड़ियों के अंदर ये है। जगुआर XJL के अंदर भी भाई यही गियर बॉक्स है और उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। गियर बॉक्स के जस्ट लेफ्ट साइड पर आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो लगा होता है, और फ्यूल फिल्टर का जो ये यहाँ पर कनेक्टर होता है भाई, वहां से डीजल ड्रिप हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब कार वॉश कर रहे थे कि डीजल की स्मेल आ रही है, तो हो सकता है डीजल कहीं से लीक हो। तो भाई ये जो फिल्टर है वो यहीं से लीक हो रहा है। इस फिल्टर को भी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। हो सकता है फिल्टर के आगे जो अडेप्टर है वही खराब हो गया हो, वो तो जब रिमूव करेंगे भाई जब ही समझ में आएगा। फ्यूल लाइन है वो रिपेयर हुई है कभी ना कभी, ऐसे क्लेम्स कंपनी नहीं देती कभी भी। अगर आप गाड़ी चलाते हो और आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होती है या जर्किंग फील होती है तो इस पार्ट की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज्यादा क्रैक्स आए हुए हैं। तो भाई ये क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद जैसे और चलाते रहेंगे एकदम से टूट
जाएगी और फिर आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है तो ट्रांसमिशन से जो रियर व्हील है वो इसी के थ्रू अटैच्ड है। तो ड्राइव शाफ्ट अगर कनेक्टेड ही नहीं होगी ट्रांसमिशन की तो वहीं घूमती रहेगी और आपको गाड़ी को फिर टो करवाना पड़ेगा। तो भाई ये पार्ट भी हमको रिमूव करके और रिप्लेस करना पड़ेगा। एग्जॉस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन बिल्डअप है, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। सस्पेंशन की कंडीशन अगर मैं दिखाऊं आपको, रियर के जो शॉकर हैं वो लीक कर रहे हैं और भाई ये कंपनी के साथ वाले शॉकर हैं, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं हुए आज तक। 1,80,000 किलोमीटर तक ये भाई सेम शॉकर चलाए गए हैं। तो भाई कंपनी का लोगो जब ऐसे आप देखते हो तो ज्यादातर ये कंपनी के साथ वाले शॉकर मिलते हैं। BMW रियर के अंदर भी आपको ड्यूअल कंट्रोल आर्म्स देते थे ताकि आपको हैंडलिंग अच्छी मिले, और ये वाला जो शॉकर है भाई ये भी लीक कर रहा है। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो शॉकर के ऊपर एक माउंटिंग होती है भाई, वो बिल्कुल ही डिग्रेड हो चुकी है। अगर आपके शॉकर भी कुछ इसी टाइप की कंडीशन में तो भाई ज्यादा मत चलाओ, आपके जो रियर टायर्स हैं वो अनइवन वेयर होके जल्दी खराब हो जाएंगे, जल्दी घिस जाएंगे। तो रियर शॉकर भाई इसलिए आपको चेंज करवाने चाहिए। वैसे तो ये मिचलिन के टायर्स हैं और अभी थोड़ी बहुत ट्रेड भी रहता है, बट जो ये टायर्स हैं वो भाई बिल्कुल ही सूख गए हैं। जैसे आप रबर को खड़ा छोड़ देते हो तो भाई उसके अंदर क्रैक्स आ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और फिर इन टायर्स को चलाना भाई बिल्कुल सेफ है नहीं। 250 किलोमीटर चलाने के बाद जो डिस्क के ऊपर कोरोजन है वो काफी हद तक कम हो गई है अभी। फ्रंट सस्पेंशन आपको दिखाऊं तो इसके जो शॉकर हैं उसके अंदर ये रबर माउंट है और ये भाई वैसे ही रखा हुआ है, इसके अंदर कोई काम कर नहीं रहा है। तो मैंने सोचा भाई इसको निकाल ही देते हैं, क्योंकि ये जो रबर का माउंट है ऐसा कंपनी देती नहीं है किसी भी BMW में। रिपेयर्ड शॉकर के अंदर आपको इस टाइप के माउंट मिलेंगे, ये रबर का माउंट कंपनी कभी भी नहीं देगी BMW के अंदर। शॉकर के सेंटर में सिर्फ एक ऐसा फोम का पैड होगा और एक डस्ट कवर होता है, और ऊपर ही होता है हमारा जो माउंट होता है। दूसरी साइड पे तो भाई कुछ भी नहीं था, ना ही डस्ट कवर था ना ही ये माउंट था। तो भाई देखने से ऐसा ही लग रहा है कि ये रिपेयर्ड या फिर आफ्टर मार्केट शॉकर्स हैं। देखते हैं कितना इंजन ऑयल निकलता है इस कार के अंदर से। इस इंजन में 5.5 लीटर इंजन ऑयल आता है, तो एग्जैक्ट 5.5 होना चाहिए या फिर थोड़ा कम होना चाहिए, ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए इंजन ऑयल। तो कार जो रफ आइडल हो रही है और बहुत ज्यादा स्मोक दे रही है उसके हिसाब से भाई डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंजन ऑयल है। अगर आप कभी भी किसी का ड्रेन बोल्ट ऐसे ओपन करोगे तो स्मूथली निकल जाना चाहिए, वो टेढ़े मेढ़े होकर निकलता नहीं है। इस ड्रेन बोल्ट के जो थ्रेड्स हैं वो डेफिनेटली मेस्ड अप हैं, तो उनको भी ठीक करना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि हम इसको सीधा निकाल के और सीधा बोल्ट वापस लगा पाएंगे, बट देखते हैं। डीजल में जो इंजन ऑयल है वो सारे ब्लैक निकलते हैं, पर इस कार का जो इंजन ऑयल है वो कुछ ज्यादा ही खराब था। ड्रेन बोल्ट के ऊपर एक क्रश वॉशर होता है जो कि कॉपर का होता है, जैसे आप टाइट करोगे वो क्रश हो जाएगा और सील बना लेगा। हर सर्विस पे या हर ऑयल चेंज पे उसको चेंज करना चाहिए, और ऑयल फिल्टर के साथ ही आता है वो, क्योंकि इस नट के ऊपर बहुत ज्यादा सिलिकॉन लगाया हुआ था, तो जितना भी सिलिकॉन है वो सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा हमको। बोल्ट की अंदर की साइड में यहाँ पे थ्रेड लगाया हुआ था ताकि वो सील अच्छे से बना पाए, तो थ्रेड भी भाई मैंने निकाल दिया है। ड्रेन बोल्ट देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं से बेंड है, तो जो थ्रेड्स हैं हमारे चेंबर के अंदर वो डेफिनेटली मेस्ड अप है और उनको रिपेयर करना पड़ेगा। मैं तो भाई ये जुगाड़ू काम करूंगा नहीं, चाहे कितना भी टाइम लगे, कितने भी एफर्ट्स लगे। जो प्रॉपर तरीका है उसी हिसाब से इस ड्रेन बोल्ट को वापस लगाएंगे। एक वॉशर तो नट के ऊपर लगाया ही हुआ था, दूसरा बड़ा वॉशर भी यहाँ पे सिलिकॉन से पेस्ट किया हुआ था। इंजन को ज्यादा देर तक एलिमेंट से एक्सपोज नहीं रखना चाहता था मैं, तो मैंने ड्रेन बोल्ट अभी थोड़ा सा लगा दिया है ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो इंजन के अंदर ना एंटर कर पाए। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको EGR वेल्व बोलते हैं, और सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत है BMW के अंदर। इसी के ऊपर आपको फ्यूल इंजेक्टर्स मिल जाते हैं और राइट हैंड साइड में आपका ऑयल फिल्टर है जो कि हम रिमूव करेंगे। और यहाँ पीछे से स्मोक आता है तो वो भी देखना है कि वो स्मोक आ कहाँ से रहा है। फिल्टर को रिमूव करने के बाद मैं फिल्टर की कंडीशन चेक करना चाहता था। जिस हिसाब की इस इंजन की कंडीशन है मैं देखना चाहता हूँ कि मेटल शेविंग्स ऑयल फिल्टर में है या नहीं। बहुत ज्यादा अगर आपको मेटल शेविंग दिख रही है तो फिर इंजन के अंदर इंटरनल डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं इस फिल्टर के अंदर अपने को क्या मिलता है। तो भाई यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मेटल शेविंग दिख रही है तो भाई वो कोई अच्छा साइन नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सेंटर में है एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बट ये मेटल का पार्ट है। ऑयल फिल्टर में मेटल के पार्ट्स होने नहीं चाहिए, एक और भी है यहाँ पे। तो इतनी ज्यादा खराब कंडीशन तो नहीं, बट मेटल के पार्ट होने नहीं चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इंटरनली वेयर हो रहा है। इस वाले फिल्टर में भी देख सकते हो आप, सेंटर में यहाँ पे है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स ना काफी जगह है जो कैमरे पे ढंग से दिख नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा पीस मिला था मेरे को। फिंगर से टच करने के बाद भी भाई ये मेटल ही था। तो अगर आप कोई पुरानी गाड़ी लो तो और उसकी कंडीशन जाननी है तो सबसे पहले ऑयल फिल्टर को चेक करा करो। अगर आपको मेटल शेविंग ऐसे दिख रही है जैसे इस कार के अंदर है तो इंजन के अंदर डेफिनेटली वेयर होना स्टार्ट हो गया है। काफी ज्यादा मेटल शेविंग है भाई, छोटी छोटी जो कैमरे पे ढंग से दिख नहीं रही होंगी। सिल्वर जो भी आपको दिख रहा है वो सारा मेटल है।
पहले से रेडिएटर के अंदर अगर कूलेंट हो या सिस्टम के अंदर कूलेंट हो तो यहाँ पे कोई कलर होना चाहिए था। अभी कोई कलर यहाँ पे शो हो नहीं रहा, इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर थोड़ा भी कूलेंट नहीं है। कूलेंट को अभी टॉप अप कर देते हैं और अभी के लिए कैप लगा देते हैं। एयर फिल्टर को हमको रिमूव करना पड़ेगा कंप्लीटली, क्योंकि एयर फिल्टर से जो टर्बो तक पाइप जा रही है वो हमको चेंज करनी है। एयर फिल्टर बॉक्स के नीचे आपको एक ऐसी पाइप दिखेगी, ये कहीं से कनेक्टेड नहीं होती किसी चीज से, बट अगर एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर पानी आ जाता है तो ये एयर फिल्टर का ड्रेन है बेसिकली। एयर फिल्टर के बॉक्स को रिमूव करने के लिए आगे जो ये प्लास्टिक पार्ट है इसके ऊपर एक नट है, इसको भी रिमूव करना पड़ता है और पूरे एक पीस के अंदर ये सारी चीज बाहर आ सकती हैं। तो भाई काफी ज्यादा प्लास्टिक हमने इंजन बे के अंदर से रिमूव कर दिया है। अब हम अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं हमारे जो टर्बो पाइप है उसको। नीचे की क्लिप्स भाई निकल नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि ऊपर से रिमूव करके देखते हैं। और ये पीसीवी वाल्व की जो ये पाइप है इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इस पाइप के ऊपर आपको एक ही बोल्ट मिलेगा जो कि आपको यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद नीचे आपको एक क्लैंप मिलेगा, उसको निकाल कर और इस पाइप को बाहर निकालना है। इस पाइप का काम होता है टर्बो तक फ्रेश एयर पहुंचाना। बीच में एक रबर का पार्ट होता है भाई, वो टूट जाता है। जैसे हमने फॉर्च्यूनर में किया था वैसे ही किसी ने इसमें किया है, बट ये सिर्फ टेम्परेरी होता है, आप इसको ज्यादा चला नहीं सकते हो। तो क्या पता कितने टाइम से ऐसे ही चल रही है तो टर्बो के अंदर भी मिट्टी जा रही होगी और टर्बो अच्छे से एयर फ्लो नहीं ले पा रहा होगा। पीसीवी की जो पाइप है इसके ऊपर भी टेप लगाई हुई है और जोड़ा हुआ है इसको। इस पाइप को भी हम रिप्लेस करेंगे। इस पाइप की टेप उतार कर दिखाता हूँ कि कितना बड़ा कट था और ऐसा आपको क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं पे स्टक हो और आपको सिर्फ घर तक पहुंचना है उसमें आप ये चीजें कर सकते हो, बट रेगुलर ड्राइविंग के अंदर आप ये बिल्कुल भी मत करना, आपका टर्बो जल्दी खराब हो जाएगा। ये पाइप यहाँ से ऐसे कटी हुई थी भाई, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से सक हो सकते हैं हमारे टर्बो तक और टर्बो जल्दी खराब हो जाएगा। फिर ऐसी पाइप के साथ अगर आप मेरे से पूछो क्या करना चाहिए तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ। कभी भी अपने इंजन बे के अंदर रेगुलर ड्राइविंग में ऐसी चीजें मत करा करो। टर्बो की कंडीशन देखते हैं। टर्बो के अंदर जो शाफ्ट है उसमें कहीं पे प्ले है नहीं अभी। मेटल के जो फिन्स हैं वो भी ठीक ही लग रहे हैं, हालांकि एक साइड का मेरे को थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा था, बट वो वैसे ही लग रहा था। वैसे घुमाने पे कहीं पे कोई नॉइस नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं भाई। मेरे पास एक ना BMW का कवर ही रखा हुआ था। इस 3 सीरीज का जो इंजन कवर है उसके अंदर पीछे एक माउंट नहीं है, तो ये रबर के माउंट भाई वैसे तो मिलते हैं नहीं, ऐसे ही हमको जुगाड़ करना पड़ता है। पुराने पार्ट के अंदर से लगा के इस एक पार्ट को ठीक करना पड़ता है। अब ये जो इंजन कवर है बहुत ही सिक्योर होगा और ज्यादा हिलेगा नहीं। तो BMW की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, अगर आप कहीं पर भी लिख के देखोगे तो आपको दिखेगा कि EGR वाल्व ब्लॉक हो जाती है। ये जो EGR इस कार के अंदर लगी हुई है ओरिजिनल BMW की है, जो अराउंड 25 से 30 हजार की आती है। ये कभी ना कभी पहले रिमूव हुई है क्योंकि इसके ऊपर जो एक क्लैंप है वो क्लैंप ऐसा कंपनी से नहीं आता है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी किसी ने इसको खोला होगा। ये EGR वाल्व लिक्विड कूल्ड है, मतलब इसके अंदर कूलेंट भी घूमता है या सर्कुलेट होता है इसको ठंडा करने के लिए। इस EGR वाल्व को इंस्पेक्ट करने के लिए भाई एक पैनल को रिमूव करना पड़ता है। वो पैनल को रिमूव करने के बाद यहाँ पे दिखाऊं तो भाई बहुत ज्यादा डस्ट है। EGR से होते हुए DPF के अंदर जाता है। अगर DPF चौक हुआ या EGR चौक हुआ तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है और फिर आपकी कार स्मोक करने लगती है। ये उसी टाइप का ब्लैक रेजिड्यू जो सबसे पहली बार हमने कार को देखा था, तो बोनट के ऊपर भी और लेफ्ट साइड पे बेसिकली ये आया हुआ है। जैसे आप EGR वाल्व को ओपन करोगे अपने आप ये बंद हो जानी चाहिए, ऐसे अटकना नहीं चाहिए कभी भी इसको। अगर आपकी EGR वाल्व कभी भी ऐसे अटक रही है तो फिर वो जो कार है वो अच्छे से आइडल नहीं करेगी, रफ आइडल होगा, ब्लैक स्मोक होगा, आपको ड्राइव ट्रेन के एरर भी आएंगे। अगर आपने कभी BMW रखी है तो आपने कभी ना कभी BMW ड्राइव ट्रेन का एरर जरूर देखा होगा अपने डैशबोर्ड पर। वो इसी EGR वाल्व की वजह से होता है। जब ये स्टक हो जाती है किसी भी पोजीशन में, अगर खुल नहीं पा रही या फिर बंद नहीं हो पा रही है, उस टाइम पे BMW जनरेट करता है ड्राइव ट्रेन का एरर। तो हार्डली 10 मिनट लगते हैं इसको चेक करने के लिए। अगर आपकी कोई BMW आपको तंग कर रही है तो EGR वाल्व जरूर चेक करके देखना। 50-50 चांसेस होते हैं भाई, निकाल के साफ करने से चल भी सकती है और आपको चेंज भी करनी पड़ सकती है। ये EGR वाल्व आपको 25 से 30 हजार के बीच में मिलेगी। चाइनीज जो नॉक ऑफ होते हैं वो 10-15 हजार में मिल जाती हैं। इस EGR वाल्व के ऊपर सिर्फ 2 ही बोल्ट हैं जो हमको रिमूव करने हैं, सामने ही आपको दिख रहे हैं। EGR वाल्व के ऊपर एक ही कनेक्टर मिलता है आपको और उसको भी आपको ऐसे रिमूव करना है। कूलेंट की एक साइड की पाइप हमने रिमूव कर दी है यहाँ पे, और जितनी भी वायरिंग हार्नेस है और ये जो वैक्यूम लाइन है इसको भी आप साइड पे कर देना। जैसा हमने क्लैंप इस साइड से रिमूव किया वैसा ही दूसरी साइड पर भी है, बट उसका जो फेस है वो टेढ़ा हो गया तो हम स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं कर सकते वहाँ पे। इतना छोटा रेंच हमको यूज करना पड़ रहा है। ये 7 मिलीमीटर का रेंच है। EGR वाल्व के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन बिल्डअप हो सकता है और बहुत ज्यादा कोरोजन भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे WD-40 या फिर कोई भी पेनिट्रेटिंग ऑयल आपको यहाँ पे लगा के छोड़ देना है। कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देना, तभी आप इसको रिमूव कर पाओगे। और आपको ऐसे कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके उसके ऊपर टैप करना ताकि नीचे की जो कोरोजन है वो हट सके और आप EGR वाल्व को बाहर निकाल पाओ। तो 1 घंटे के बाद अब हम इस EGR वाल्व को फाइनली रिमूव कर पाए हैं। रिमूव करते नोटिस करो कितना ज्यादा कार्बन बिल्डअप एकदम से निकला है। ऐसी कुछ दिखती है EGR वाल्व आपके BMW के अंदर, और ये बहुत कार के अंदर सेम ही है। अगर आप 2008 से लेके 2019 तक भी कार देखोगे ना, लगभग कार्स के अंदर आपको यही वाली EGR वाल्व मिलेगी। जस्ट टू शो यू कितने ज्यादा इसके अंदर कार्बन बिल्डअप है। ये पाइप आगे जाके हमारे एग्जॉस्ट या DPF के अंदर कनेक्टेड होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
बहुत ज्यादा कार्बन बिल्डअप है, तो डीपीएफ भी भाई इसका रिमूव करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। जितना ही खराब है उसके लिए आपको सोक करना पड़ेगा इस ईजीआर वेल्व को, नहीं तो आप इसको रिवाइव नहीं कर पाओगे। तो कोई भी छोटे कप में या कंटेनर में आपको पेट्रोल डालना है और इस ईजीआर वेल्व को एंगेज करके उसके अंदर आपको ड्रॉप करना है। कम से कम 2 घंटे के लिए आप इनिशियली इसको ड्रॉप करके छोड़ोगे। एंगेज करके रखने में जितना भी वेल्व के नीचे कार्बन डिपॉजिट होगा वो लूज हो जाएगा। ऐसे रखने के बाद ऊपर भी आपको ऐसे पेट्रोल लगा देना है। तो जितने भी चीजें हमने खोली थी उसको जल्दी से कवर कर दिया ताकि मिट्टी उनके अंदर ना जाए। जब तक ईजीआर वेल्व सोक हो रहा है और इसका जो कार्बन बिल्डअप है वो डिसॉल्व होता है, ऑयल फिल्टर हमने दूसरा लगा दिया है और इसके ऊपर एक ओरिंग होती है, उसको भी हम चेंज करेंगे। इस ओरिंग को आपको हर सर्विस पे या हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। ये ओरिंग आपको ऑयल फिल्टर के साथ ही मिलती है। नई वाली ओरिंग के ऊपर हल्का सा ऑयल यूज कर सकते हो आप, ताकि ये अच्छे से सील बना पाए। उसके बाद इस ऑयल फिल्टर को वापस लगा देते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। अभी हम इंजन ऑयल डालेंगे नहीं क्योंकि नीचे का जो बोल्ट है वो अच्छे से लगा नहीं हुआ। ये ऑयल फिल्टर के साथ क्रश वॉशर मिला है, इस टाइप का क्रश वॉशर होता है। ये पुराना क्रश वॉशर है, तो 1 टाइम यूज ही होते हैं ज्यादातर ये कॉपर वॉशर। एयर फिल्टर बॉक्स की क्लिप्स को रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि पुराने एयर फिल्टर की कंडीशन कैसी है। ऐसा कुछ दिखता है पुराना फिल्टर और ऐसा कुछ दिखता है नया फिल्टर। तो काफी टाइम से ये फिल्टर जो है चेंज नहीं हुआ है। हम जब चंडीगढ़ से निकले हमको एक बार एयर फिल्टर को साफ जरूर करना चाहिए था, बट बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया वो। तो इस एयर फिल्टर को भाई डेफिनेटली चेंज करने का टाइम आ गया है। अच्छी बात है हम चेंज कर रहे हैं अभी फिलहाल, नहीं तो इंजन को और टर्बो को अच्छे से एयर नहीं मिलती। पहले जो ऑयल चेंज का और फिल्टर चेंज का मैंने इंटरवल सोचा है वो 1000 किलोमीटर सोचा है। हम सिर्फ 1000 किलोमीटर के बाद दोबारा ऑयल चेंज करेंगे, क्योंकि कितने टाइम से गाड़ी खड़ी थी तो जो इंटरनल पार्ट्स है वो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं हुए होंगे। डीजल मिक्स होने की वजह से इंटरनल पार्ट्स भी डैमेज हुए हैं थोड़े बहुत, जो कि हमको ऑयल फिल्टर में दिखा था, जो मेटल शेविंग आपने देखी थी। 1000 किलोमीटर चलाने के बाद देखेंगे कि इसकी ऑयल की कंडीशन कैसी है। ऑयल फिल्टर को भी दोबारा चेक करेंगे कि कोई मेटल शेविंग आ रही है या नहीं। तो ये ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और ऑयल जो है वो सिर्फ 1000 किलोमीटर हम यूज करेंगे, कार के अंदर रखेंगे ताकि मिट्टी वगैरह एयर फिल्टर तक ना जा पाए। तो भाई ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं सीजीआर को सोक होते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल कैसी कंडीशन है उस पेट्रोल की। बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका है, और देखते हैं कि ये नीचे कोई रेजिड्यू दिखता है या नहीं। नीचे देख सकते हो ये सारा कार्बन बिल्डअप है जो ईजीआर के ऊपर था। तो अब ओवरनाइट सोक करने के लिए भाई मैंने दोबारा से ईजीआर को रख दिया है। थोड़ा बहुत तो फ्री हुआ है, बट अभी भी ईजीआर वेल्व अटक रही है। पूरे 24 घंटे हो गए हैं और अब ये जो पेट्रोल है वो इवेपोरेट हो गया काफी ज्यादा। नीचे सिर्फ कार्बन डिपॉजिट रह गया जो इस ईजीआर के ऊपर था। उसके बाद इस ईजीआर को भाई अब हम क्लीन करना शुरू करेंगे। बहुत ही छोटा सा कोई ब्रश ले सकते हो आप, या फिर छोटा सा कोई स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो। ज्यादा हैवीली गाउज मत करना इसको। लूज डर्ट को हटाने के बाद आप कोई ऐसे थ्रॉटल बॉडी क्लीनर यूज कर सकते हो। तो भाई ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा साफ करने के बाद अब ये ईजीआर वेल्व इतनी साफ हो गई है और कहीं पर भी अटक नहीं रही है। ऐसी होनी चाहिए भाई ईजीआर वेल्व, जब आप एंगेज करो ये अपने आप इनिशियल पोजीशन में आ जानी चाहिए। और अब ये कभी भी नहीं अटक रही है ईजीआर वेल्व। पहले आपने देखा था जब हम इसको एंगेज कर रहे थे एक ही पोजीशन पे जाके अटक जाती थी, अब नहीं हो रहा है ऐसा। हल्का सा हाइड्रोलिक ऑयल लगा देते हैं यहाँ पे पीछे, ताकि कोई लुब्रिकेशन उसको मिल पाए, क्योंकि पेट्रोल ने काफी ज्यादा चीजें सुखा दी होंगी। ये जो कवर है इसको भी अच्छे से साफ कर लेते हैं और ईजीआर वेल्व अब दोबारा लगने के लिए रेडी है। इस कवर पे भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कार्बन डिपॉजिट था। दोनों साइड पे टैब होते हैं, बस आपको ऐसे क्लिक करना होता है। अब इस ईजीआर वेल्व को वापस इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने से पहले जितना भी सरफेस एरिया होता है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। हमेशा आप ईजीआर वेल्व को क्लीन करके ठीक नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है ईजीआर वेल्व खराब हो जाती है, इतना वेयर हो जाता है कि उसके बाद वो क्लीन करके भी नहीं चल पाती। रिप्लेसमेंट ईजीआर की कॉस्ट अराउंड 25 से 30,000 के बीच में होगी, डिपेंडिंग ऑन योर मॉडल। सबसे पहले आपको क्लीन करके देखना चाहिए ईजीआर वेल्व को अच्छे से। क्लीन करने के बाद भी अगर वो ईजीआर वेल्व स्टक हो रही है तो आपको उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ईजीआर वेल्व के ऊपर एक ओरिंग होती है, इसको वापस लगा देते हैं और इस ईजीआर वेल्व को भी वापस लगा देते हैं। कूलेंट की जो ये पाइप है ये लगा नहीं पा रहे थे हम ढंग से। बेसिकली इसका जो क्लैंप है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर वो अच्छे से आ नहीं रहा, इसलिए स्टार्टिंग में इसको टेढ़ा करके लगाया हुआ था। मैंने इस क्लैंप को रिप्लेस कर दिया इस टाइप के क्लैंप के साथ, तो अब हम इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। ईजीआर वेल्व अब यहाँ पे लग चुका है और ये अच्छे से सील बना देगा। उसके बाद दूसरे कूलेंट की जो पाइप है उसको भी वापस इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोनों बोल्ट्स को यहाँ लगा देता हूँ और इसको आपको हैंड टाइट करना है। सबसे पहले इन दोनों बोल्ट्स को
आपको 11 न्यूटन मीटर तक टाइट करना होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि 11 न्यूटन मीटर हो गया है, उसके लिए आपको ऐसे टॉर्क रेंचेस की जरूरत होती है। इस टॉर्क रेंच के अंदर आपको न्यूटन मीटर में वैल्यू दिखती है और आप 11 न्यूटन मीटर तक इसको सेट करके और लॉक कर सकते हो नीचे लॉकिंग टैब से। जब एक स्पेसिफिक बोल्ट 11 न्यूटन मीटर तक टाइट हो जाएगा तो आपको ऐसे क्लिकिंग साउंड आएगी। इसका मतलब है ये दोनों बोल्ट अब 11 न्यूटन मीटर तक टाइट हो गए हैं। वैक्यूम लाइन और वायरिंग हार्नेस को भी आपको यहाँ पे पीछे कर देना है और उसके बाद एक ही कनेक्टर है जो हमको कनेक्ट करना है ईजीआर वेल्व के लिए। ईजीआर वेल्व के बाद अब चारों अलॉय को रिमूव करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि पेंट कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट थे कि आप ब्लैक पेंट करो, तो अलॉय व्हील्स को रिमूव करते हैं और इनके पेंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। व्हील नट भी इतने स्टक हो रहे हैं कि जो हमारा सॉकेट है उसके अंदर बिल्कुल ही सीज हो जाते हैं ये रिमूव करते टाइम। तो व्हील के लग बोल्ट्स को भी रिमूव करना एक चैलेंज हो रहा है। पैसेंजर रियर का जो व्हील है उसके तो 2-3 बोल्ट हम फिर भी निकाल पाए थे, बट जो ड्राइवर साइड का रियर व्हील है उसके एक भी बोल्ट को हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने WD-40 मार के छोड़ दिया इन व्हील्स के ऊपर। थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करेंगे। तो फटाफट जो बम्पर ग्रिल्स हैं उनको पेंट कर लेते हैं। और ये जो क्रोम पार्ट है आप ऐसे हटा सकते हो किडनी ग्रिल्स का, अगर आपको भी अलग अलग पेंट करना है तो। ये पहली किडनी ग्रिल बीच में से टूटी हुई है, बट इससे कोई दिक्कत होने नहीं वाली। या तो हम इस आउटर पार्ट को पॉलिश कर सकते हैं दोबारा, या फिर ग्लॉस ब्लैक में पेंट कर सकते हैं। क्रोम या ब्लैक आप कमेंट करके बताओ मुझे, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम वही करेंगे इस किडनी ग्रिल पर। आपको एक मैट ब्लैक पेंट चाहिए या फिर फ्लैट ब्लैक पेंट चाहिए, आप ये आपके कोई लोकल स्टोर से ले सकते हो या अमेज़न से भी ले सकते हो, बट मेक श्योर उसके ऊपर मैट ब्लैक या फ्लैट ब्लैक लिखा होना चाहिए। पेंट करने से पहले हमेशा बोतल को अच्छे से शेक कर लेना थोड़ी देर, और उसके बाद हम पहला कोट बहुत ही लाइट लगाएंगे। मतलब पहले कोट के बाद लगना भी नहीं चाहिए कि हमने अभी कोई पेंट किया है। उसके बाद आप ग्रेजुअली 2, 3 और 4 कोट इसके अंदर लगाओगे। 4 कोट के बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लोजअप में दिखाता हूँ भाई आपको ईच पार्ट को। जो मैट फिनिश होती है वो बेस्ट रहती है इस टाइप की ग्रिल के लिए, इन माय ओपिनियन। ग्लॉस ब्लैक बहुत ही टैकी सा लगता है इस टाइप की ग्रिल के ऊपर। तो ये वो हेडलाइट का स्विच जो हमने ठीक करने की कोशिश की थी, हालांकि ये चल रहा है बट इतना अच्छा सा दिख नहीं रहा है। तो इसको रिप्लेस करेंगे हम इस दूसरे पैनल के साथ। इस पैनल का कनेक्टर और पार्ट नंबर दोनों ही सेम है, तो इसको लगा के देखते हैं और चेक करते हैं कि हेडलाइट अब काम कर रही है या नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल और कहीं पे भी जो बटन वगैरह इनके ऊपर कोई भी लाइट शो हो नहीं रही है। होनी चाहिए जब आप हेडलाइट ऑन करते हो। ये जो हेडलाइट स्विच है वो इंटरनली शायद खराब है, क्योंकि कोई भी हेडलाइट इससे ऑन नहीं हो रही थी। तो भाई ये पैनल में दिक्कत है या फिर अब कोई और इशू हो गया वो तो देखना पड़ेगा, बट कोई भी हेडलाइट यहाँ पे ऑन नहीं हो रही है। पुराने वाला स्विच लगा के देखते, क्योंकि हमको पता ही है तो चलता ही है। अगर इससे भी हेडलाइट ऑन नहीं हुई तो भाई देखना पड़ेगा कि क्या हो गया है। कार का इग्निशन लगाते ही हेडलाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब स्विच ये ठीक है। तो जो दूसरा स्विच हम लेके आए वो खराब है भाई, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। दोनों हेडलाइट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और दिखा देता हूं कि आपको हेडलाइट पे क्या क्या करना होता है इसका ग्लास रिमूव करने से पहले। सबसे पहले आपको HID का जो ब्लास्टर होता है वो रिमूव करना होता है। यहाँ पे ज्यादातर कोरोजन मिलती है, बट ये वाला बिल्कुल ठीक था। इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनली येलो कलर के बल्ब आते थे DRL में, उसको चेंज करके किसी ने LED लगाई हुई है, और ये LED को हम निकाल नहीं सकते हैं। आई थिंक इसलिए ये सारी हेडलाइट को रिमूव किया था ताकि वो DRL इंस्टॉल कर सके। इस LED की जो लेंथ है वो पूरी है भाई, इसको हिलने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो हम बाहर नहीं निकाल सकते इसको। उसके बाद मेन HID को रिमूव कर देते हैं। प्रोजेक्टर का जो कलर है वो आई थिंक डिफरेंट हो गया, इसलिए अच्छा थ्रो नहीं मिल रहा होगा। जो मेन हाई बीम है HID की वो वाली रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पर भी HID होनी चाहिए। LED अपग्रेड किया है किसी ने, ये जीवा की D1S LED है। कंपेयर करके दिखाओ, जो कंपनी से आती है वो कुछ इस टाइप की होगी। तो ये डेफिनेटली पहले किसी ने हेडलाइट खोल के सब कुछ किया है। हालांकि ये हेडलाइट खोलने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ HID चेंज करने के लिए या फिर DRL को चेंज करने के लिए। उसके बाद इंडिकेटर भी यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, मतलब इसके अंदर एक बोर्ड होता है, तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। ये आपका पूरा इंडिकेटर, तो इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ दिखता है, इंडिकेटर में LED दी हुई है काफी सारी, और एक बोर्ड दिया गया है पीछे। तो इसके अंदर कोई इंडिकेटर के लिए बल्ब नहीं है। अगर आपके पास कोई ओवन है जिसके अंदर ये हेडलाइट फिट हो जाएगी, तो आप 120 डिग्री के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए हेडलाइट को रखोगे। कुछ साल पहले मैंने ये बॉक्स बनाया था, बहुत ही सिंपल साइज के अंदर हेयर ड्रायर से हीट ले रहे हैं और अंदर इंसुलेशन की हुई है, तो ऐसा कुछ दिखता है। अगर टेम्परेचर जानना है तो यहाँ पे मैंने थर्मामीटर लगाया हुआ है, वो हमको टेम्परेचर बताता रहता है कितना है। तो 120 डिग्री के ऊपर मैंने 15 मिनट
मिनट तक इस हेडलाइट को छोड़ा था। 15 मिनट होने के बाद इस हेडलाइट के जो ग्लास है उसको अब इजीली रिमूव कर पाओगे। जितना भी सिल्वर पार्ट या ग्रे पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो सारा ब्लैक करने वाला हूँ मैं। इस हेडलाइट पे सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्टर वर्किंग है, बट मैं 2 प्रोजेक्टर लगाने की सोच रहा हूँ इसमें, और DRL भी उसी प्रोजेक्टर में होगी। दूसरे नए लेंस ऑर्डर कर दिए क्योंकि ये वाले जो ग्लास है या फिर जो प्लास्टिक है वो अंदर से क्रैक हो चुका है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर ये येलो होता तो भी ठीक कर पाते, तो इस फ्रंट ग्लास को चेंज ही करेंगे। जिसने भी पहले हेडलाइट सील की हुई थी उसने कोई अच्छा काम किया नहीं है क्योंकि हेडलाइट के अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी आई हुई है। ये सेम मैंने दूसरी हेडलाइट पे भी किया था। इस हेडलाइट को भी अच्छे से सील नहीं किया गया था क्योंकि प्रोजेक्टर के ऊपर ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। इस साइड का जो लेंस है वो भी ज्यादा खराब था और ग्लास की कंडीशन तो दोनों की सेम ही है, तो ग्लास को डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। ड्रेन बोल्ट के जो इनर थ्रेड्स है भाई उनको दोबारा बनवा रहे हैं। थ्रेड्स बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे मैसअप करते हैं तो हमको सारा ये जो चेम्बर है वो रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा चेम्बर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चेम्बर के ऊपर नट है वो रिमूव करने पड़ेंगे, आपको सब फ्रेम नीचे करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप इस ऑयल पैन को रिमूव कर पाओगे। इन जर्मन कार्स के अंदर कोई भी सिंपल चीज नहीं होती, आपको एक चीज खोलने के लिए पहले 4 चीज खोलनी पड़ती है, उसके बाद आप 5वीं चीज खोल पाओगे। जब ड्रेन बोल्ट का काम चल रहा था तो जो DPF के नीचे एक ये जाली लगी होती है, यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा ब्लैक हुआ है। ये उसी टाइप का ब्लैक रेजिड्यू या स्मोक है जो हमारे इंजन बे के अंदर आ रहा था और आ भी पीछे से ही रहा था। तो जहां तक मेरे को लग रहा है ये DPF के साथ अटैच्ड है, तो ये जो जाली है ये हमको ब्लैक स्मोक दे रही है इंजन बे के अंदर और वही कैबिन के अंदर भी आ रहा है। तो DPF नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमूव करके देखेंगे। अगर DPF हमको पूरा चेंज करना पड़ा तो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हम ये सिर्फ जाली ढूंढ पाए या फिर इसको वेल्ड कर पाए तो दोनों ऑप्शन देखते हैं रिमूव करके। DPF तो वैसे भी क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्लॉग्ड अप है। उसके बाद फाइनली भाई एक दूसरे ड्रेन बोल्ट के साथ हमने ये जो इनके थ्रेड्स हैं वो बना दिए हैं। पूरा रिमूव करके दिखा देते हैं कि पूरा रिमूव अच्छे से हो रहा है और दोबारा चढ़ाते टाइम भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम काफी सॉफ्ट होता है तो ज्यादा टाइट करने पे उसके जो थ्रेड्स है वो खराब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली किसी ने पहले ड्रेन बोल्ट को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया होगा और वो जो इनर थ्रेड्स है वो खराब हो गए होंगे। तो अब ये जो बोल्ट है वो बिल्कुल अच्छे से चढ़ रहा है और ये लीक नहीं करेगा। नीचे जो आप थोड़ी लाइट देख रहे हो यहाँ पे है वो हमारे DPF की जाली जो मैं बता रहा हूँ जहाँ से स्मोक आ सकता है। और ये जो लेफ्ट एरिया है यहीं पे ही बहुत ज्यादा स्मोक आया हुआ है या ब्लैक हुआ है बिल्कुल। बोनट के ऊपर भी दिखाऊं तो बोनट पे भी लेफ्ट साइड है वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुकी है और यही जो स्मेल है वो इंटीरियर में भी आती है। तो ये एग्जॉस्ट की फ्यूम्स है जो ये सारा ब्लैक कर रही है। और यहाँ पे नीचे लगा हुआ है DPF, उसको रिमूव करने के लिए भी काफी सारी चीजें खोलनी पड़ती है। जब आप थ्रेड्स ऐसे दोबारा बनाते हो तो थोड़ी बहुत मेटल शेविंग्स अंदर रह जाती हैं और जो ऑयल की पिकअप ट्यूब होती है जहां से हमारा पूरा ऑयल सर्कुलेट होता है इंजन में, उसके ऊपर जाके वो अटक सकती है और ब्लॉक कर सकती है उसको। तो थोड़ा बहुत डीजल इसलिए डाला है ताकि वो जितना भी मेटल शेविंग है वो जब हम ड्रेन करें वो सारा का सारा नीचे निकल आए। ये जो आप छोटे छोटे मेटल के पार्ट्स देख रहे हो हमारे सम्प के अंदर थे। तो जब थ्रेड्स होते हैं तो जो एल्यूमिनियम शेव ऑफ हुआ है वो है, ये क्लीन करना बहुत जरूरी था, नहीं तो हमारे इंजन को सफिशिएंट ऑयल नहीं मिलता। और ऑयल पिकअप ट्यूब अगर बिल्कुल ही बंद हो जाती तो इंजन भी सीज हो सकता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 लीटर के आसपास इंजन ऑयल डाला है, उसको थोड़ी देर छोड़ा है और उसके बाद दोबारा ड्रेन आउट किया है ताकि अगर कोई भी इम्प्योरिटीज हो या फिर छोटे मोटे मेटल शेविंग अभी भी रह गई हो तो वो दोबारा इस टाइम पर निकल आएंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अंदर इंजन ऑयल ऐड करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और इस इंजन ऑयल के ऊपर सिर्फ हम 1000 किलोमीटर ही ड्राइव करने वाले हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत होने नहीं वाली। दूसरे ड्रेन बोल्ट को अच्छे से साफ कर दिया और इसको लगा देते हैं वापस। लगाने के बाद अच्छे से क्लीन कर देते ताकि पता चले अगर ये दोबारा लीक कर रहा है तो। साफ करने के बाद अब यहाँ पे अगर कोई लीक होगी तो हमको पता चल जाएगा। इंजन बे को नीचे से साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और जब ये सारा मैकेनिकली सॉर्टेड हो जाएगा तो इंजन बे को नीचे से अच्छे से साफ करेंगे। रियर व्हील्स के जो लग बोल्ट्स हैं उनको 3 दिन तक WD-40 के अंदर सोक किया, उसके बाद हम इनको रिमूव कर पाए हैं। रियर कंट्रोल आर्म्स, रियर शॉकर जो है वो खराब हो गए हैं, इसलिए व्हील इतना हिल रहा है। ड्राइव करते टाइम और ज्यादा वाइब्रेशन हो रही होगी तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कूलेंट कैप खराब है इस कार
कार की, तो कूलेंट कैप हमने दूसरी ढूंढ ली है। पुरानी कूलेंट कैप को रिमूव करके दिखाता हूँ कि नई और पुरानी में क्या डिफरेंस है और ये कैसे खराब हो गई है। साइड बाय साइड दिखाऊं तो ये जो ऊपर का पार्ट है वो खराब होके और मेल्ट हो गया है और ये प्रोबेबली इसी टैंक के अंदर गिर गया होगा, तो टैंक को भी साफ करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से BMW के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है, तो बाइक्स पर इतना कोई काम हुआ नहीं है। तो जो सिर्फ BMW के रेस्टोरेशन देखने के लिए आया था भाई, अब इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। जिसको CBZ रेस्टोरेशन देखनी है वो इस वीडियो को अब कंटिन्यू कर सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो CBZ है उसको स्टार्ट करने की जरूर हम कोशिश करेंगे। तो टैंक तो अभी कोई मिला नहीं, तो मैंने अभी टेम्परेरी टैंक यहाँ पे इस टाइप का यूज किया, क्योंकि इसके अंदर कोई पंप नहीं होता, टैंक के अंदर सिर्फ ग्रेविटी से काम करता है। स्टार्ट करने की कोशिश की पर जो कार्बोरेटर है उसके अंदर फ्यूल आ नहीं रहा था। कार्बोरेटर के आगे एक प्लास्टिक का पार्ट होता है, बिल्कुल ही खराब हो चुका है और ये कार्बोरेटर भाई कनेक्टेड ही नहीं है। कार्बोरेटर बिल्कुल रिमूव कर दिया है, डायरेक्ट स्टार्ट करके देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको कार रेस्टोरेशन देखना पसंद है। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।